नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी कौन होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, इनको वेतन कहाँ से मिलता है, इनका क्या कार्य होता है, इनको पद से कैसे हटाया जाता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चनों को आज हम समझेंगे। इस टॉपिक के माध्यम से चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी केंद्र सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। कहने का मतलब यह होता है, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री व प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल को किसी विषय पर कानूनी सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो उस विषय पर कानूनी आवश्यकता के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहायता ली जाती है। एक बात। दूसरी बात यह भी होती है, यदि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने किसी विषय पर कानूनी सहायता दी है तो प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री से अलग यदि राष्ट्रपति को किसी विषय पर कानूनी सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति कानूनी सहायता के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं होती है। राष्ट्रपति फिर भी अपने विवेक से काम कर सकते हैं। यदि राज्य के अंदर राज्यपाल को किसी विषय पर कानूनी सलाह की आवश्यकता होती है तो राज्य सरकार में राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कानूनी सलाह लेते हैं। और यदि मुख्यमंत्री को किसी विषय पर कानूनी सलाह की जरूरत पड़ती है तो मुख्यमंत्री एडवोकेट से, जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है, राज्य का महाधिवक्ता, उसके माध्यम से वह कानूनी सलाह लेते हैं। तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति और केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री व प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के लिए कानूनी सलाह लेने का प्रावधान अलग अलग है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चारों का मैंने आपको स्पष्ट तरीके से बता दिया है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। वे भारत सरकार को कानूनी सलाह देते हैं और सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायालयों में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि केंद्र सरकार को अपने वकील की जरूरत पड़ती है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया केंद्र सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में वकील के रूप में प्रस्तुत होते हैं। एक चीज। दूसरी चीज यह होती है, मौजूदा सरकार में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कभी भी सरकार के खिलाफ कोर्ट में या राज्यसभा, लोकसभा में बयानबाजी नहीं करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संवैधानिक आधार अनुच्छेद 76 भारतीय संविधान का संवैधानिक आधार है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति यह नियुक्ति प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। मैंने आपको शुरू में बता दिया था। योग्यता, जिस व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जाए उसमें सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। कार्यकाल, संविधान में महान्यायवादी का निश्चित कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री जब तक चाहे महान्यायवादी को अपना वकील के रूप में रख सकता है और जब प्रधानमंत्री को लगता है कि महान्यायवादी हमारी तरफ से पक्ष सही नहीं रख रहा है तो अपने वकील को प्रधानमंत्री बदल सकता है। यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपना वकील मानने से मना कर सकता है। नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की डिमांड राष्ट्रपति के माध्यम से रख सकता है।
वे राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रहते हैं, यानी कि जब तक प्रधानमंत्री चाहता है, जब तक प्रधानमंत्री उसको हटाने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध नहीं करता है, तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। आमतौर पर सरकार बदलने पर महान्यायवादी भी अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं। देखो, उसका कारण यह है, भारतीय न्यायपालिका में हमें अपना वकील नियुक्त करने की आजादी होती है। हम अपना वकील उसको चुनते हैं जो हमारा पक्ष अच्छी तरह से ले सके। तो इसी तरह केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल होता है, वह भी अपना एक अच्छा वकील उसी को रखता है जिस पर उनको भरोसा होता है कि यह हमारे पक्ष में बात रखेगा। तो इसीलिए आमतौर पर जब प्रधानमंत्री का पद समाप्त हो जाता है तो महान्यायवादी भी स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र दे देते हैं, क्योंकि जब नए मंत्रिमंडल का गठन होता है तो नया प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल अपने विवेक से अपने लिए उस वकील को चुनेगा जो उनकी नज़र में उनके लिए अच्छा है। तो उनके कहने से पहले वाले महान्यायवादी को हटाया जाए, उससे पहले ही वो अपना त्यागपत्र दे देते थे। महान्यायवादी के कार्य, महान्यायवादी के प्रमुख कार्य निम्न हैं। कानूनी सलाह, केंद्र सरकार को संवैधानिक, कानूनी व विधिक मामलों में सलाह देना, राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित विधि प्रश्नों पर राय देना, न्यायालय में प्रतिनिधित्व करना, भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखना सरकार का, उच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण मामलों की पैरवी करना, विधायी सहायता, संसद में विधेयकों से संबंधित कानूनी स्पष्टीकरण देना, संसदीय समितियों को विधिक राय देना भी इनका कार्य होता है। महान्यायवादी की शक्तियां, महान्यायवादी को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे संसद के दोनों सदनों में भाग लेने का अधिकार होता है। साथियों, संसद के दोनों सदनों में भाग लेते हैं, वहाँ बोल भी सकते हैं, अपने विचार भी रख सकते हैं, लेकिन जब वोटिंग की प्रक्रिया आती है तो वोट डालने का इनको अधिकार नहीं होता है। संसद की समितियों की बैठकों में भाग लेने का अधिकार, संविधान व कानून से संबंधित विषयों पर मत व्यक्त करने की शक्ति इनके पास होती है, लेकिन मतदान ये नहीं कर सकते हैं। अधिकार, महान्यायवादी के अधिकार भी हैं कुछ, जैसे भारतीय किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस करने का अधिकार इनको होता है। ये किसी भी न्यायालय में वकील के रूप में जाके अपना पक्ष रखते हैं। संसद में बोलने का अधिकार इनको होता है। सरकारी पद पर रहते हुए निजी मुकदमे लेने की अनुमति इनको होती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ होती है। कुछ शर्तें, जैसे सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, इस तरह की शर्तें होती हैं। मर्यादाएं व सीमाएं, महान्यायवादी पर कुछ संवैधानिक व नैतिक मर्यादाएं लागू होती हैं। वे संसद के सदस्य नहीं होते हैं, संसद में मतदान का अधिकार नहीं होता है, ऐसे मुकदमे में भाग नहीं ले सकते जो सरकार के हितों के विरुद्ध हो। मैं शुरू से यही बात कह रहा हूं कि सरकार के विरुद्ध नहीं बोलते हैं, सरकारी नीति से टकराते हों, सरकारी नीतियों से भी नहीं टकराते हैं, किसी आपराधिक मामले में सरकार की अनुमति के बिना पेश नहीं हो सकते। जब सरकार किसी मामले में पेश होने के लिए कहती है तो उसी मामले में ये सरकार की तरफ से पेश होते हैं। पहला प्रश्न हमारा सामने है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन हैं? तो ऑप्शन सी हमारा आर वेंकट रमणी। अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त होते हैं? तो अनुच्छेद 76। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी संसद में क्या कर सकते हैं? तो बोलना केवल कर सकते हैं, बिना वोट के वोट नहीं दे सकते हैं। महान्यायवादी का मुख्य कार्य क्या है? तो सरकार को कानूनी सलाह देना इनका मुख्य कार्य है, ऑप्शन बी। महान्यायवादी
किसको प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कि ये महान्यायवादी प्रत्यक्ष मतलब प्रतिनिधित्व जो करते हैं यानी कि सरकार की तरफ से करते हैं, ये केंद्र सरकार, ऑप्शन बी। महान्यायवादी कितना समय पद पर रहते हैं, तो राष्ट्रपति की इच्छा तक ये अपने पद पर रहते हैं। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो ऑप्शन बी MC सीतलवाड़। महान्यायवादी संविधान में एक ऑप्शन में क्या आएगा, यहां पर फिल इन द ब्लैंक में, यह एक संवैधानिक पद है, ऑप्शन बी। महान्यायवादी निम्न में से किस मामले में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो निजी विवाद, राष्ट्रीय आर्थिक नीति, संवैधानिक कानून, ऑप्शन सी। महान्यायवादी का सॉलिसिटर जनरल से अलग मुख्य अंतर क्या है, तो ऑप्शन बी सबसे जो मुख्य है, महान्यायवादी का पद एक संवैधानिक पद होता है, तो सबसे ज्यादा मुख्य ऑप्शन बी है हमारा। अगला प्रश्न, महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो संवैधानिक मामले होते हैं वहां उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन बोल नहीं सकता है, तो यह मतदान नहीं कर सकता है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। महान्यायवादी को किसने पुनर्नियुक्ति दी, तो महान्यायवादी को पुनर्नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। अगला प्रश्न, किसके सुझाव पर महान्यायवादी नियुक्त होता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव पर महान्यायवादी नियुक्त होता है। महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र की ओर फिल इन द ब्लैंक प्रस्तुत करता है, तो पक्ष को प्रस्तुत करता है, जो भी पक्ष होता है उसको प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न, महान्यायवादी किसकी कानूनी सलाह देता है, तो महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है। महान्यायवादी का पद संविधान में किस भाग में वर्णित है, तो भाग 5 में यह वर्णित है। संघीय व्यवस्था भाग 5 से शुरू हो जाती है, तो यहां यह है। महान्यायवादी क्या निजी मुकदमे में पैरवी कर सकता है, कर तो सकता है लेकिन कुछ शर्तों के साथ कर सकता है, ऑप्शन ए हमारा सही है। आर वेंकट रमणी कौन है, तो वर्तमान महान्यायवादी यह हैं। इसी के साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का यह टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। टॉपिक आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, उसका हम जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करेंगे। भारत के अंदर जितने भी परीक्षाएं होते हैं जीके के, ये क्वेश्चन इस तरह के अवश्य आते हैं। पॉलिटिकल साइंस से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस से आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है, इसलिए आप हमारी वीडियो देखते रहिए और आने वाले परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।